Hello students, today we are going to discuss about the center of mass. Right now, बच्चों आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा भी है, राइट ना? बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है, ठीक है? एज यू नो अबाउट द सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेट. किसी भी बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी के टोटल मास को कंसंट्रेटेड माना जा सके, राइट ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास. बच्चों आपने अच्छे से मालूम है कि सेंटर ऑफ मास, जैसे कोई बॉडी इस टाइप की है तो उसका सेंटर ऑफ मास में भी आउटसाइड और इनसाइड कुछ भी हो सकता है, राइट ना? जैसे सेंटर ऑफ मास इसका ये है, ठीक है? तो ये बॉडी ऐसी है जिसका सेंटर ऑफ मास इनसाइड है और ये बॉडी ऐसी है जिसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड है. क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास पर पूरी बॉडी के होल बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेट माना जा सकता है, पॉइंट माना जा सकता है. क्लियर है? इस चीज को ख्याल रखिएगा. अब अगर हम बात करते हैं यहीं पे कि सर सेंटर ऑफ मास, अगर किसी डिस्क्रीट फंक्शन की बात की जाए, डिस्क्रीट फंक्शन मीन्स होता है डिफरेंट पॉइंट मास, राइट ना, एंड देयर लोकेशंस गिवन हियर. सो R2 और ये M3. क्लियर? तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि वास्तव में सेंटर ऑफ मास क्या है. सेंटर ऑफ मास जो है वेटेड एवरेज होता है, एक तरीके से क्या होता है? वेटेड एवरेज होता है. जैसे अगर हम बात करते हैं कि रेडियस वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास COM इज इक्वल टू M1 R1. फर्स्ट पॉइंट के लिए ये R1 क्या है बेटा? इसका रेडियस वेक्टर. R2 क्या है बेटा? इसका रेडियस वेक्टर. M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? राइट ना? तो वेटेड एवरेज होता है बेटा. क्या होता है? वेटेड एवरेज होता है. अगर हम ये चाहते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करें सर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कोऑर्डिनेट. डिसाइड कोऑर्डिनेट्स. ठीक है? सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट डिसाइड करना है. इफ देयर इज अ टू मास पार्टिकल, ओके, देन द मास ऑफ द पार्टिकल और बॉडी M1 एंड M2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम D. ओके, सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, इसी पर कहीं ना कहीं इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा. इसी पर कहीं ना कहीं इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा. तो बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, इफ M1 ग्रेटर देन M2 देन डिसाइड 0 0 एट M1 सेंटर ऑफ मास. क्लियर? अब हमको क्या करना है भाई? यहां से इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो भाई हमने माना कि सर ये x1 पोजीशन पे है. कितने पर है? x1 पोजीशन पर है. तो इस केस में अगर मैं आपसे कहता कि भाई XCOM, क्योंकि भाई देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, इस केस में केवल और केवल x एक्सिस पर ही सेंटर ऑफ मास आना है, y एक्सिस तो जीरो है ही. क्लियर है कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, देखिएगा y वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो गया है और x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालना है, तो XCOM निकालना है. दैट्स व्हाई XCOM के लिए क्या करेंगे? M1 x1 प्लस M2 x2, यही होगा, और अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा कुछ करेंगे बेटा. चलेगा. आप बताइएगा x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0. x2 की वैल्यू कितनी है सर? D, 0. राइट? तो यहाँ पे ये x2 हो गया कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट कैंसिल हो गया बेटा, x1 हो गया. दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कहेंगे 0 प्लस M2 इंटू D अपॉन M1 प्लस M2 इज, ये क्या हो गया? XCOM हो गया. क्लियर? बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. अगर मैं यहाँ पे XCOM निकालना चाहता हूं तो मैं कहूंगा M2D अपॉन M1 प्लस M2. यही मेरे पास क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट. क्लियर? x कोऑर्डिनेट. अच्छा, अगर मुझे इस टाइप की सिचुएशन दी है और मास का एक रेशियो दिया हुआ है प्रॉपर, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. एक 10 kg की बॉडी है, ओके, और एक 20 kg की बॉडी है, ठीक है, और दोनों के बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है. अब हमको पूछा है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट. भाई सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फ्रॉम द स्मॉल बॉडी भी हो सकता है और फ्रॉम द, या सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल बॉडी फ्रॉम द
हैवियर बॉडी, मान लेते हैं ये है मेरे पास x2 और ये है x1। तो बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दें आप कि यहाँ पर हैवियर कौन है, ये, इसीलिए हैवियर के क्लोज होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और लाइटर से क्या होगा बेटा, फार डिस्टेंस पर होगा। तो बच्चों यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब हमने x1 के लिए निकाला तो ऊपर क्या आया, m2, राइट, तो भाई, और नीचे क्या आया, दोनों का सम आया था। तो बच्चों एक बात बताइएगा, इसमें ये 20, ये 10 है, ये 20 है, दैट मीन्स अगर मुझे x1 निकालना है सो 20 अपॉन कितना आएगा, 30 इंटू बीच की डिस्टेंस, क्लियर। सो कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया 20/3, कितना आ गया बच्चे, 20/3, क्लियर है। अगर मैं यहीं से x2 निकालना चाहता हूं तो इस केस में x2 के केस में क्या होगा बेटा, x1 का मास आएगा, राइट ना, ये वाला मास आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 10/30 इंटू 10, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा, 10/3। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर मुझे m1 से है ये, फ्रॉम m1, तो XCOM फ्रॉम m2 अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, m1d अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा बेटा, क्लियर है कि नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको m1 m2 इस टाइप से आपके पास आ जाएगा, क्लियर, इसीलिए ध्यान रखें इसको, ठीक है, आसान है, चलेगा। बात करते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। अगर हमको डिफरेंट सेंटर ऑफ मास पार्टिकल्स के दिए हुए हैं तो उस केस में उनका रेडियस वेक्टर भी दिया होगा, तो भाई कॉमन रेडियस वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या जाता है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 इफ देयर इज अ 3 बॉडीज, सो m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा कुछ होगा। अगर मुझे XCOM निकालना है बेटा तो XCOM के लिए क्या आ जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, यही आएगा बेटा। और इसका डिवाइड में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। बच्चों अगर YCOM निकालना है तो क्या आ जाएगा मेरे पास, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर मैं m1 प्लस m2 प्लस m3 इस टाइप से मेरे पास आ जाएगा, और z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, फिर z कोऑर्डिनेट भी सिमिलर वे में आ जाएगा बच्चे, z कोऑर्डिनेट भी सिमिलर वे में आ जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस टाइप से आ जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है कि इफ देयर इज अ 3 मास, राइट ना, एग्जांपल ले लेते हैं एक बढ़िया सा कि सर m1 इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, m2 इज इक्वल टू 2 kg, ओके, एंड r1 वेक्टर मुझे दिया हुआ है 2i प्लस 3j और r2 वेक्टर दिया है बेटा i प्लस 5j, इस टाइप से मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि सर इसका सेंटर ऑफ मास बताइएगा, इस डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर यहाँ पर मुझे r1 r2 दिए हैं तो डायरेक्टली हम RCOM निकाल लेंगे, रेडियस वेक्टर निकाल लेंगे। सो रेडियस वेक्टर m1 की वैल्यू कितनी, 1, देखिए ये क्या आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन बच्चे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। अगर इस टाइप की सिचुएशन मेरे पास आ जाएगी तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2i प्लस 3j, ठीक है, प्लस 2 इंटू आई प्लस 5j अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2, इस टाइप का आ जाएगा मेरे पास। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 2 4i, 3 प्लस 10 13j अपॉन 3, इस टाइप का मेरे पास क्या आ गया बेटा, RCOM आ गया, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आई बात। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रॉपर, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। सिमिलर वे में अगर हम आपसे कहें कि सर सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी और सिमेट्रिक बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी और सिमेट्रिक बॉडी, तो बच्चों कंटिन्यूअस बॉडी, तो कंटिन्यूअस बॉडी जब होगी तो यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 टाइप्स के हमें मिलते हैं। कौन कौन से टाइप्स के मिलते हैं, फर्स्ट टाइप मिलता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ, ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास कौन सा मिलता है, दूसरा मिलता है बेटा हमें यहाँ पे एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, सो मास अपॉन एरिया,
राइट ना। और बच्चे तीसरा जो हमको मिलता है वो मिलता है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। सो ये 3 टाइप्स के मास डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिलते हैं, जिसमें इसकी यूनिट कितनी बन जाती है, केजी पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर क्यूब, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, और सिमेट्रिक सिस्टम हो या सिमेट्रिक बॉडी हो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, देखते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम की, राइट ना, तो इस केस में कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, राइट ना, जब कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बात की जाएगी तो उस केस में XCOM जो निकाला जाएगा वो होगा X डेल एम अपॉन डेल एम। दैट मीन्स डेल एम क्या है, टोटल बॉडी होल बॉडी मास। तो बेटा हम इसको ये भी कर सकते हैं 1 अपॉन मास टोटल टू X डेल एम। क्लियर। सिमिलर वे में अगर मैं YCOM निकालना चाहता हूं तो बच्चों YCOM इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा Y डेल M अपॉन डेल M, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन M, ठीक है, Y डेल M, ठीक है। सिमिलर वे में हमारे पास ZCOM कितना आ जाता है बच्चे, ZCOM आ जाता है Z डेल M अपॉन डेल M, दैट मीन्स 1 अपॉन M Z डेल M। क्लियर है। इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर यही चीज बच्चों हमको सिमेट्रिक के लिए दिया जाए, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिसिटी किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर इन दोनों को हमने ऐसे मैच किया और अगर यहाँ से कट करके एक दूसरे के ऊपर रख दिया, दैट मीन्स दिस लाइन हैज एक्सेस ऑफ सिमेट्री, दिस लाइन हैज एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसे कट करने पर, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसे कट करने पर, राइट। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस ऑफ सिमेट्री है बेटा और यहाँ पर वाई एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। एक्स एक्सेस सिमेट्री होने पर वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सेस सिमेट्री होने पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और COM जो है कहाँ पर होता है, एट सिमेट्रिक लाइन, सिमेट्रिक एक्सिस, और क्या कह सकते हैं, एट इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिक एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस, जहां पर एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर COM होता है या सिमेट्रिक लाइन पर COM होता है। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होती है डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट पर, बट सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता। सो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये की पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ COM डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिमिलर वे में COM नॉट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पर सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता, लेकिन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करती है बेटा, कोऑर्डिनेट्स पर। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलेगा। सिमिलर वे में अगर मैं आपसे कहूं कि सर देयर इज अ स्क्वायर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा, इसके सेंटर पे। अभी अगर मैं सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे ही ओरिजिन को मान लूं 0 0, और अगर ओरिजिन को इस कॉर्नर पे मान लिया जाए, ठीक है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर ये A है और इधर भी A है, राइट ना, तो इस केस में हो जाएगा A/2 A/2। पॉइंट क्लियर, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को, सेंटर ऑफ मास आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे अगर मुझे एक बॉडी दे रखी है इस टाइप की, इधर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। क्लियर है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो अब मुझे एक बात क्लियर हो गई कि सर यहाँ पर अगर इस बॉडी को इस लाइन से कट किया जाए, यहां से कट किया जाए, तो मुझे क्या मिल रही है बेटा, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स हियर एक्स एक्सेस सिमेट्री, एक्स एक्सिस सिमेट्री अवेलेबल है।
ठीक है। अगर एक्स एक्सिस सिमेट्री है तो इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 0। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स यू एम। अब एक्स यू एम निकालने के लिए अगर आप ध्यान दो तो अगर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इन देखिएगा ये कितना है 2 इंटू 10 एरिया वाइज है। देखिएगा मास को एरिया से और एरिया का मास से रिलेशन क्या है आप समझिएगा। अगर इसकी थिकनेस कांस्टेंट है तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मास अपॉन मास, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू थिकनेस इज इक्वल टू डेंसिटी। दैट मीन्स अगर आप ध्यान दीजिएगा कि हम मास भी यहां पर ले सकते हैं, वॉल्यूम भी यहां पर ले सकते हैं, एरिया भी यहां पे ले सकते हैं। मतलब अगर मैंने कहा कि इसका एरिया वाइज भी अगर देखेंगे क्योंकि थिकनेस कांस्टेंट है तो भाई जो मास है वो किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर। ठीक है, देखिएगा मास इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, मास इज इक्वल टू आ गया एरिया इनटू थिकनेस। थिकनेस कांस्टेंट है तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। तो देखिएगा 2 इंटू 10 20 और 5 इंटू 2 10 कितना हो गया बच्चे। तो आप बताइएगा इस केस में अगर मैंने यहाँ पर 0 0 मान लिया, सपोज करो यहाँ पर 0 0 मान लिया, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास पहले वाले का कोऑर्डिनेट 0, दूसरे वाले का एरिया या मास कांस्टेंट कितना है 20 इंटू भाई यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये 0 0 है। तो बच्चों देखो आप ध्यान दीजिएगा ये इसके सेंटर पे 1 और ये इसके हाफ पर होगा 5। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 6। दैट मीन्स इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय, बताइएगा 2 इंटू 5 10 पहला एरिया और 2 इंटू 10 20। दैट मीन्स कितना आ गया 2/3 इंटू 6 दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर है तो भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट कितने पर है, 4 सेंटीमीटर पे। कितने पर बेटा, 4 सेंटीमीटर पे। क्लियर है कि नहीं है, आगे बात समझ में। चल आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है कैविटी प्रॉब्लम। क्या आती है, कैविटी प्रॉब्लम। कहीं से मास को हमने डिस्प्लेस कर दिया है या कहीं पे हमने मास को अरेंज किया है, राइट ना। देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो एक मैंने इस टाइप का हेक्सागन ले लिया, ठीक है, जिसके 6 कॉर्नर्स में से 5 कॉर्नर्स पर मास है और एक कॉर्नर कैसा है, ब्लैंक है। ठीक है, अब इसने पूछा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बच्चों पहले सेंटर ऑफ मास जब यहाँ पे मास होगा तो कितना होगा, इसके सेंटर पे होगा सर। ठीक है, और अगर इसकी एज जो है ए है तो बताओ सेंटर से इसकी एज भी कितनी होती है, ए होती है। हेक्सागन की प्रॉपर्टी है, आप सबको पता है। तो बच्चों हमने क्या किया, कैविटी प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं हम लोग, कैविटी प्रॉब्लम। तो बच्चों जब कैविटी प्रॉब्लम की बात की जाएगी तो इसमें मास को हमने क्या किया, फिल कर दिया। तो भाई पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास यहाँ पर फिल कर दिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं किया। तो पॉजिटिव फिल करने की वजह से इस सब का सेंटर मास कहाँ आ गया, यहाँ पर कितना मास है इसका 6 m और इसका मास यहाँ पर कितना आ गया भैया m, कैसा माइनस का, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a के इक्वल। क्लियर है। तो अब हम बता सकते हैं कि अगर इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं तो नया जो हमारा सेंटर ऑफ मास था इसके हटने की वजह से या ब्लैंक होने की वजह से, कैविटी होने की वजह से जो सेंटर ऑफ मास था उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले आप एक बात बताइएगा, इसमें एक्स एक्सिस सिमेट्री है कि नहीं, ऐसे ऐसे कट करो इसको, सिमेट्री है, यस। तो अब हमको YCOM तो मिल गया सर, एक्स एक्सिस सिमेट्री में YCOM 0। सो एक्स एक्सिस सिमेट्री के केसेस में XCOM निकालना है। तो XCOM में पहले वाले का कोऑर्डिनेट 0 होने की वजह से ये हो जाएगा, प्लस मास कितना है बेटा यहाँ पे -m। मास नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में मास टाइम नेगेटिव नहीं होता, मास टाइम वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक इजी वे निकाला जिसको हम बोल रहे हैं कैविटी मास प्रॉब्लम, राइट ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव मास पुट कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पुट करते हैं, राइट ना। पॉजिटिव को ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक बनाने के लिए और नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, चलो। तो बच्चों यहाँ पर ये किया, अच्छा यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना है, a है, ओके। टोटल मास 6 m, राइट ना, नेगेटिव मास m,
मास कैसा है, नेगेटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव नहीं है, मास नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, तो हम यहाँ देखेंगे माइनस का AY5 मीन्स कोऑर्डिनेट जो है, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा बेटा, जो प्रीवियस जो इसका सेंटर है उससे आगे इधर, राइट ना। तो कितना होगा, माइनस का AY5, 0। पॉइंट क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट मास सिस्टम इसी टाइप से एक्ट करता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये एक सर्कल है, राइट ना। चलो इस सर्कल को ऐसे बना लेते हैं प्रॉपर वे में। ठीक, ये एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक ठीक है, एक हॉलो, एक छोटा सा डिस्क ही इसमें से एलिमिनेट किया है, रिमूव किया है। जब इसको रिमूव किया है तो बच्चों ये रिमेनिंग पार्ट था। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता कि सर इस में से जब इसको एलिमिनेट किया गया तब इसके बारे में बताइए, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो बच्चों जब ये यहाँ पर रिमूव नहीं किया गया था तब सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, क्योंकि बॉडी कैसी है, सिमेट्रिक बॉडी है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस सिमेट्री है, दैट्स वाई यहाँ पर YCOM कितना होगा बेटा, यहाँ पे 0 होगा। हमको क्या निकालना है, XCOM निकालना है। जब XCOM निकालना है तो सबसे पहली बात, अगर हमने इसके मास को M1 मान लिया, इसके मास को M2 मान लिया, तो M2 कैसा है, नेगेटिव, दैट्स वाई M1 X1 माइनस M2 X2, माइनस हमने पहले ही पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और M1 माइनस M2, इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मुझे इसकी रेडियस दी है R और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं सर, मास डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एरिया है ऑब्जेक्ट के पास, भाई सर्कुलर डिस्क है, एरिया है, दैट्स वाई एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू मास ऑफ द टोटल प्लेट अपॉन टोटल मास एरिया m अपॉन पाई r स्क्वायर, यही। अब बेटा हमको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इसका मास कितना हो गया मेरे पास, कैपिटल M, ठीक है। तो भाई इसका मास कितना होगा, अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। तो भाई अगर मैंने कहा कि इस पूरी डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M है, तो इस वाले पार्ट का मास कितना है, तो देखो इस वाले पार्ट का मास, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि M1 इज इक्वल टू कैपिटल M और M2 इज इक्वल टू, जब मुझे निकालना है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन का मल्टीप्लाई इसकी एरिया से कर दें। तो बताइएगा M अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर बाई 4, इस टाइप से कर सकते हैं बच्चों। जब इस टाइप से कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, M/4 वैल्यू आ गई, इसकी कितनी आ गई, M/4 आ गई। तो ये वाला कितना है, M/4। तो बताओ अगर इनिशियली 0 0 मैंने सेंटर पर ही मान लिया तो इस केस में पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, M/4 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक, R/2, क्लियर, अपॉन M1 की वैल्यू कितनी है M, और M2 की वैल्यू कितनी है, M/4। आया बात समझ में, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं MR अपॉन 8 अपॉन 3M अपॉन 4। दैट मीन्स अगर मैं बच्चों यहाँ ध्यान दूँ तो M से M को कट कर सकता हूँ, 4 से इसको कट कर सकता हूँ, दैट मीन्स R/6 नेगेटिव का, क्लियर है। मीन्स हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास किधर आ जाएगा बेटा, माइनस का R/6, 0 पर आएगा न्यू सेंटर ऑफ मास, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो, क्लियर है बच्चों। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैविटी प्रॉब्लम से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है, और आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलो सिमिलर वे में अगर हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लें कि भाई एक यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है और इसमें से एक कॉर्नर को मैंने क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया है, तब इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में बताइएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइएगा, इनकी लोकेशंस बताइएगा, या पहले के सेंटर मास और बाद के सेंटर ऑफ मास में कितना डिफरेंस आया, कितनी डिस्टेंस का डिफरेंस आया, वो बताइएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है बेटा, रीअरेंज इस टाइप से करना है कि डायगोनल को एक्सिस पर लेके आ जाओ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके डायगोनल की थ्रू ही क्या है, सिमेट्री है। डायगोनल के थ्रू क्या है बच्चों, सिमेट्री है। अगर डायगोनल के थ्रू सिमेट्री है तो हमको डायगोनल के थ्रू ही इसको बना लेना है और इस टाइप से इसको कट कर देना है, ठीक है।
जब बच्चों हम इस टाइप से कट कर देंगे और इसकी एज हमें अगर ए दे रखी है तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी एज कितनी है, a/2। तो भाई ये ए है, तो ये कितना है, तो बताइएगा ये कितना है टोटल, √2 है। तो ये कितना हो जाएगा, a/√2। कितना हो जाएगा बेटा, a/√2। ठीक है, तो a/√2। आप हाफ चाहिए आपको यहाँ से यहाँ तक, तो बेटा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, a/2√2। क्लियर, इस टाइप से आ जाएगा मेरे पास। और हम इनिशियली यहाँ पे क्या मान लेंगे, 0 0 मान लेंगे, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर YCOM तो 0 हो गया सर। अब आपको निकालना है XCOM। XCOM के लिए क्या करेंगे, M1 X1 माइनस M2 X2, राइट ना, अपॉन M1 माइनस M2। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। जरा इसका आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहीं पे सिमिलर वे में अगर बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं कि सर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, राइट ना, या एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर इनका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स ये क्या देंगे बेटा हमको, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। क्लियर है। और इसी टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे अदर फॉर्मुलेशन, जैसे हमको मालूम है कि XCOM इजिकल्स टू कितना है बेटा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन क्या आएगा बेटा, M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसा कुछ है। ये सिमिलर वे में YCOM, राइट ना, सिमिलर वे में ZCOM। क्लियर, तो अगर इनको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आ जाएगा, VCOM आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना आएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। ओके, सिमिलर वे में M1 प्लस M2 प्लस M3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये टोटल मास है। अगर इसी को हमने क्या किया सर, टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इस टाइप से, और VCOM किया इजिकल्स टू यहाँ पे कर दिया M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसा कुछ आएगा। और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये टोटल मास M इंटू VCOM, यही होगा। तो हम कह सकते हैं PCOM इजिकल्स टू कितना आ गया बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3 मीन्स नेट मोमेंटम ऑफ COM, राइट ना, इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स मोमेंटम। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिमिलर वे में अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया जाए बच्चों, इसको हमने क्या किया, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने पर हमको क्या मिलेगा, ACOM मिलेगा बेटा। सो ACOM कितना होगा, M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे, M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है कि नहीं है। अगर टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ACOM इजिकल्स टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3। बच्चों इस टाइप से आ जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। क्लियर। अगर इसी केस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर M इंटू ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्लस F इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्योंकि भाई टोटल फोर्स क्या है, सम ऑफ द इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। बट इंटरनल फोर्सेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे के एक्शन एंड रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल फोर्सेस आपस में ही क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल आउट हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स जीरो हो गए सो ACOM इज इक्वल टू कितना आ गया, F एक्सटर्नल। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज they are